Hi, your calling is higher, so your path is harder. Today is 16th of July 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions in our Telegram channel. Join it. Then this is quiz number 76, word geography. गोलन हाइट्स समटाइम्स न्यूज में आता है. दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट टू मिडिल ईस्ट. ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में. अर्कन योमा एक्सटेंशन है म्यांमार में मिलता है. अर्कन योमा हिमालय का एक्सटेंशन. हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड मोस्टली यंग फोल्ड माउंटेन्स में होती है. और अंटार्कटिका वो कॉन्टिनेंट है जिसका हाईएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड है. सी, ये प्लैनेट अर्थ है. इसके नॉर्थ में दिस इज आर्कटिक सर्कल और यहाँ पे आर्कटिक है. दिस इज सदर्न पोल और यहाँ पर अंटार्कटिका है. सो अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट बट आर्कटिक इज नॉट अ कॉन्टिनेंट. रिमेंबर, अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट, आर्कटिक इज नॉट अ कॉन्टिनेंट. ओके. एंड आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, आर्कटिक भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेविगेशन के लिए. तो ये जो दोनों नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. आप बताओ पेंगुइन्स कहाँ मिलते हैं और पोलर बियर कहाँ मिलते हैं. ओके. सो ये सवाल है, ये जवाब है वर्ड ज्योग्राफी क्विज नंबर 76 के. आज के सवाल है, रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर व्हाट, इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड. सुनामी वर्ड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज. और इसका मतलब क्या होता है ये भी बताइए. इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ सुनामी. द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका किलिमंजारो इज सिचुएटेड इन विच कंट्री. विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर igneous rocks. फोल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट. जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं फोल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ फोर्स, विच फोर्स. सो ये सवाल है आज के लिए. आज की वोकैबुलरी है अनोमलस. इसका मतलब है जो नॉर्मल चीज हो रही है उससे वो थोड़ा डिफरेंट है, नियम के विरुद्ध है, एक्सेप्शन बोल सकते हैं. डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड. एबनॉर्मल, अटिपिकल, नॉन टिपिकल. रैस्पिंग का मतलब होता है वो कठोर है, हार्श साउंडिंग एंड अनप्लीजेंट. प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है रेकलेसली एक्स्ट्रावेगेंट है, वेस्टफुल है इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज. अपव्ययी, वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, ये नहीं होना चाहिए. डेज का मतलब होता है मति मंद करना, स्लो होना, अनेबल टू थिंक और रिएक्ट प्रॉपरली, एंड दैट इज स्टुपिफाइड, डम्बफाउंड. लुगुब्रियस का मतलब होता है उदास होना, लुकिंग और साउंडिंग सैड एंड डिसमल. अक्सर पढ़ाई करने की बात आते ही स्टूडेंट ऐसे उदास हो जाते हैं. देखो, पढ़ना तो है, चाहे हंस के पढ़ोगे या रो के पढ़ोगे, पढ़ना तो है. एंड रिमेंबर, हैप्पी पीपल आर मोर सक्सेसफुल. तो हमेशा फुल थ्रॉटल पढ़ना चाहिए, फुल थ्रॉटल स्टडी, फुल थ्रॉटल. Okay, so these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. 5 पर्सन है, PQRST, इनका प्रोफेशन भी दिया हुआ है. यू हैव टू सॉल्व दिस क्विज. इस क्विज को सॉल्व करिए, इस पे बेस्ड ये 5 सवाल हैं. देन दिस इज न्यूज बाइट्स नंबर 19. लुक एट दिस बर्ड. इस बर्ड का नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. दिस बर्ड्स नेम इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ये IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड. और ये जैसे कच्छ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये प्राइमरली मिलता है. ये जो बर्ड है इसका लेटेस्ट पॉपुलेशन हो रहा है. जो लेटेस्ट पॉपुलेशन का हम टाइम टू टाइम असेसमेंट करते हैं. प्राइमरली राजस्थान में काफ़ी है, थार एरिया में. डेजर्ट नेशनल पार्क जो जैसलमेर और जोधपुर में है, यहाँ इनका होम है. मोर्टेलिटी इनकी बहुत ज़्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन. ब्रीडिंग साइट्स भी है यहाँ पे और इनके कंजर्वेशन पे सिंसियर एफर्ट्स किए जा रहे हैं. अब ये इलेक्ट्रोक्यूशन क्यों होता है? बिकॉज लुक एट दिस बर्ड, दिस इज़ अ हैवी बर्ड. और यहाँ पे बिजली के तार जा रहे हैं, सामने बिजली के तार आते हैं जब ये फ्लाइट हो रही है इनकी, और ये उसको देख नहीं पाते हैं एट टाइम्स और उससे जाके टकरा जाते हैं और उससे हो जाता है इलेक्ट्रोक्यूशन. सो दैट इज़ वाई फिर ये इनोवेशन करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो वायर्स हैं, बिजली के तार हैं, यहाँ कुछ रिफ्लेक्टर लगाएं ताकि इनको दूर से समझ में आ जाए यहाँ हिट नहीं होना है. या फिर क्यों ना इलेक्ट्रिक वायर्स को अंडरग्राउंड कर दे, बिकॉज इस बर्ड का कंजर्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड्स में है.
थॉर्न स्क्रब टॉल ग्रास जो कल्टीवेशन इंटरस्पर्स्ड है। सी यहाँ डेजर्ट है, यहाँ पे पानी कम है, तो दैट इज वाई यहाँ पे एरिड एडेप्टिव वेजिटेशन हो गया है। यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स हैं, यहाँ पे जो ट्रीज हैं, फ्लोरा फोना, उन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू लाइक हाई टेम्परेचर एंड वाटर स्कार्सिटी। तो इट अवॉइड्स इरिगेटेड एरिया। राजस्थान में हाईएस्ट पॉपुलेशन है, एंडेमिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट। IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। डेजर्ट नेशनल पार्क में सेंचुरी है, दिस इज नालिया गुजरात। तो सी ये फोटो कहाँ का था, नालिया ग्रासलैंड्स इन कच्छ गुजरात। इसके अलावा ये वरोरा महाराष्ट्र में भी है और बेल्लारी कर्नाटका में भी है। सो दिस बर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मिनिमम प्रीमियम मैक्सिमम प्रोटेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सी फसल आज के टाइम पे बहुत रिस्की बिजनेस हो गया है एग्रीकल्चर, बिकॉज क्लाइमेट की वेगरीज है, कभी बहुत बारिश होती है, कभी बारिश ही नहीं होती। स्पेशली जो खरीफ क्रॉप है ये ज़्यादा प्रोन होती है वेस्ट हो जाने का। तो एक इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस क्या होता है, अगर चीज़ें खराब हुई तो यू विल गेट अ सर्टेन अमाउंट। बहुत सारे लोगों ने प्रीमियम पे किया है, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, ऐसे 10 लोगों ने प्रीमियम पे किया तो 100 रुपए आ गए। अब 10 में से किसी एक की फसल खराब हो गई तो इस 100 रुपए से जिसका नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट कर दिया जाता है। तो इस प्राइमरली ब्रॉड लेमन टर्म में इंश्योरेंस ऐसे वर्क करता है। तो ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस शब्द का मतलब क्या होता है बताइए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या डिफरेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में है, शेयर क्रॉपर्स, टेनेंट, सब फार्मर्स इसमें इंक्लूड होंगे जो नोटिफाइड क्रॉप्स लगा रहे हैं, जो सरकार ने बता रखा है, ये सब कवरेज है। ये स्कीम वॉलंटरी है, इतना आपको प्रीमियम देना पड़ता है, 2%, 1.5%, 5%, डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप। जैसे खारिफ का 2 है, राबी का 1.5 है और हॉर्टिकल्चर का 5% है। हॉर्टिकल्चर खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो प्रीमियम भी ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंगली आपको कंपनसेट मिल जाएगा अगर क्रॉप का लॉस होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर है, इसने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अंडर ई नाम। अब ई नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उन्हें ऑल ओवर इंडिया का मार्केट एक्सेस कराया जाए। तो ये जो है फैसिलिटेट करेगा फार्मर्स को टू सेल देयर प्रोड्यूस बियॉन्ड देयर स्टेट बाउंड्रीज। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न यूपी का एक फार्मर है, वो साउथ इंडिया में अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएगा। दिस इज द पावर ऑफ इंटरनेट, डिजिटल। So this will enhance farmers' accessibility digitally to multiple number of markets, buyers, service providers। बहुत सारे लोगों को आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगा, ट्रेड ट्रांजैक्शन भी होगा, डिजिटल होगा, तो सब ट्रांसपेरेंट वे में होगा। 2016 में ई नाम लॉन्च हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ये एग्जिस्टिंग APMC मंडीज जो नेटवर्क है उसको एक नेटवर्क, नेशनल नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है एग्रीकल्चरल कमोडिटी का। सो दैट ऑल ओवर इंडिया की जो कमोडिटीज़ हैं, एग्रीकल्चरल कमोडिटी है, समथिंग लाइक जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन होता है, आप उसमें प्रोडक्ट लिस्ट कराओ, अब पूरे इंडिया का कवरेज हो गया, कहीं पर भी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। सो दिस इज लाइक एग्रीकल्चर का। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ओके, सो दिस इज ई नाम। एंड देन आज हम जानते हैं आचार्य PC रे के बारे में। प्रफुल्ल चंद्र रे आप फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री मानते हैं, एंड आपने जो काम किया था, जैसे 1896 में नाइट्राइट बनाया, बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाया। तो सी ये जो दौर है 1901 है, और 1905 में क्या होगा, बंगाल का डिवीज़न। बंगाल का डिवीज़न क्यों हुआ था, टेल। और किस लॉर्ड जनरल कौन थे उस टाइम पे, ब्रिटिश, टेल। तो इसके अंदर 1905 में बंगाल डिवीज़न के बाद आएगा स्वदेशी। तो उसमें PC रे साहब का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है कि केमिस्ट्री, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स में हम इंडिपेंडेंट बने। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने इतने सर्च किए, आपने बुक भी पब्लिश किया, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, एक्सटेंसिव नॉलेज थी आपको मेटलर्जी की, मेडिसिन की इन एंशिएंट इंडिया। जैसे दिल्ली में कुतुब कॉम्प्लेक्स में एक पिलर रखा हुआ है, ये पिलर मेटलर्जी का इतना बढ़िया एग्जाम्पल है कि ये रस्ट फ्री कहते हैं, रस्ट फ्री पिलर इसको कहा जाता है। सो द आइडिया इज हमारा जो ट्रेडिशन है वो बहुत रिच रहा है मेटलर्जी एंड मेडिसिन में भी।
देन इसके अलावा आपने सपोर्ट नहीं किया कास्ट सिस्टम को, खादी मटेरियल को प्रमोट किया, फेमाइन फ्लड स्ट्रक पीपल इन बंगाल का हेल्प भी किया, इंडियन साइंस कांग्रेस भी बनाया और डिवोटेड सोशल वर्कर थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे और एजुकेशनिस्ट थे। सो आप हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। सो आज हमने जाना ई नाम के बारे में। दिस इज आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, फसल बीमा योजना और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सो दिस इज न्यूज बाइट्स नंबर 19. Now this is today's newspaper The Hindu. Before that let us discuss your answers. आप लोग बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, आई एम सो हैप्पी। सी फीडबैक हमेशा बहुत सटल होना चाहिए। द आइडिया इज कि आप अपनी ओरिजिनलिटी चेंज नहीं करो, जो आप ओरिजिनल हो एक्चुअली आप वैसा ही परफॉर्म करोगे। हमें उसमें और रिफाइनमेंट करना चाहिए और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा इनपुट डाल रहे हैं कि हम 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, बहुत फैंसी चीज़ें करना है। ये चीज़ें डुएबल नहीं होती है रियल एग्जाम में। आप नॉर्मल आंसर लिखो, 5, 6, 7 मार्क्स का आंसर लिखो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। रेंज होनी चाहिए और सर्टेन डेप्थ होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका सारा टाइम जीएस में नहीं जाएगा, आप ऑप्शनल भी पढ़ोगे, प्रीलिम्स भी पढ़ोगे, सो मेनी अदर थिंग्स टू डू। सो द आइडिया इज ये जो अपना रूटीन है, इस डिसिप्लिन को आप मेंटेन करो। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इस रूटीन को मेंटेन करो। डेली आंसर लिखो, आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपकी पढ़ाई में एक थोड़ा ठहराव आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, एक डिसिप्लिन आएगा और ग्रुप में इतने अच्छे आंसर्स हो रहे हैं उनको देख के आप ग्रेजुअली प्रोग्रेस भी करोगे। सो जस्ट participate and automatically you are better than 99.99% of other students, mark my words. Okay, so just write. अब सी ठाकुर ने कितना अच्छा लिखा। सी लैंग्वेज रिफाइन होती है, ग्रामर कम होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक होती है, लिखना आता है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। आप लिखो, जितना लिखोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। और ये सब आप पढ़ ही रहे हो, आपने इतना आंसर प्रिपेयर किया, आपने कितने रिसोर्सेज देखे होंगे, तो आपको वो आंसर समझ में आया, वो आपका 2 टॉपिक्स भी तैयार हो गए। इट्स अ विन विन सिचुएशन, नो ब्रेनर। एवरीबडी शुड राइट, एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट, प्रोएक्टिव बनो। ओके, अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा लिखा, दिस इज अबाउट दिस अर्न वाइल यू लर्न। तो अब इसमें वोकेशनल स्किल्स क्यों होनी चाहिए, पैसे कमाना भी आना चाहिए हमें। ओके, देन दिस इज एससीओ के बारे में लिखा। आज एससीओ का एक और आर्टिकल देखते हैं, बेलारूस एंड ईरान। वेरी गुड, दिस इज रियली रियली गुड। अब शिवानी, दिस इज सो गुड। अब देखो इस कॉपी में कितना अच्छा क्लैरिटी है, साफ साफ सब लिखा हुआ है। तो लर्न दिस स्किल। ओके, ऑब्जेक्टिव्स बताया, इंपॉर्टेंट, सी द पॉइंट्स ऑफ अप्रोच सो स्ट्रक्चर्ड। वेरी गुड। विशाल के कितने अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो मेंशन किए हैं। एससीओ, दिस एम्स क्या है, सो सिस्टमैटिक, इसमें एक मैप भी होना चाहिए। वेरी गुड। देन वोकेशनल एजुकेशन पे भी आपने गवर्नमेंट स्कीम्स बताया मैंने। तो देखो जब हम ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं ना, एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी थॉट प्रोसेस भी इवॉल्व होती है, एप्लीकेशन ज़्यादा बेटर होता है, स्पोर्ट्स गेम्स बेटर होते हैं। सो दिस इज एप्लीकेशन, टेक इट लाइक अ स्पोर्ट, पार्टिसिपेट। नंदिनी, दिस इज अगेन सो गुड, वेरी गुड। मैं इतना एम्फेसिस पता है इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे पता है प्रीलिम्स आप निकाल लोगे, मेंस में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। बॉटलनेक मेंस में आता है और प्रीलिम्स इज नॉट द एंड, वो बस क्वालिफाइंग है, असली चीज मेंस होती है। सो यू हैव टू राइट एंड राइट मोर। नंदिनी, दिस इज रियली रियली गुड बिकॉज फाइनल सिलेक्शन भी तो चाहिए ना हमें। दिस इज रियली गुड। एससीओ, वेरी गुड। इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, राज ने देखो कितना अच्छे से बताया। वीडियो, यूट्यूब वीडियोस भी इज डूइंग सो गुड, वेरी गुड। स्किल डेवलपमेंट, अब देखो स्कीम्स याद हुआ, आप लिखोगे मल्टीपल बेनिफिट्स होगा। एससीओ, दिस इज रियली रियली गुड, वेरी गुड विश, वेरी गुड राज। अब पूरव ने भी देखा, देखो आज का कॉपी बेटर है, दिस इज रियली गुड। तो जितना लिखेंगे ना, हमारा ओवरऑल थॉट प्रोसेस, कंटेंट सब अच्छा होता जाएगा। इसको रोटेट कर दिया करो, पोर्ट्रेट, जैसे कि ये है। वेरी गुड। अर्न वाइल यू लर्न, अब इसमें टैलेंट दिखाना था, बहुत सारे पॉइंट्स लिखने थे अच्छे अच्छे। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा लिखा है। कंटिन्यू, थोड़े डायग्राम्स, फ्लो चार्ट भी बनाइए। सैमुअल, दिस इज अगेन सो गुड। सी पैराग्राफ, छोटे पैराग्राफ्स, अच्छे पैराग्राफ, छोटे सेंटेंसेस, अच्छे सेंटेंसेस, वेरी गुड। एससीओ, डायग्राम बनाओ, वर्ड मैप बनाओ यहाँ पे, दिस इज वेरी गुड। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जैसे ये एग्जाम्पल्स वगैरह लिखा, वेरी गुड। एग्जाम्पल, राइट एग्जाम्पल्स। और आप एक सब की आपस में एक दूसरे की कॉपी भी देखा करो, आपको बहुत लर्निंग्स होंगी। अयान, अगेन फैंटास्टिक वर्ड, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, वेरी गुड। कंक्लूजन, अब देखो पॉलिसीज भी लेटेस्ट पॉलिसीज लिखा, गुड। Sandhu, your handwriting is again very good, very neat and clean copy. This is really good. नई रोशनी, उस्ताद, vocational training, good.
जो हमारा मेंस बैच है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, और इसी तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए। किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसका एप्लीकेशन से होता है। जैसे प्रीलिम्स में मैं आपको हमेशा क्या बोलता था, एमसीक्यू सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा। वो हम जनवरी का फेज़ आएगा ना, राउंड 2 उसमें करेंगे। राउंड 1 में हम बेसिक चीज़ें कर रहे हैं। सिमिलरली मेंस में हम सारे क्वेश्चंस पे एक एक पिक करके ब्रेन स्टॉर्म कर रहे हैं। यही चीज़ काम आएगी, बाकी बहुत सारा पढ़ने से कुछ काम नहीं आता है वो। ओके, वेरी गुड। नाउ दिस इज अमित। तो लिखो लिखो, दिस इज वेरी गुड अमित, दिस इज वेरी गुड। एंड क्रिटिकली अब इसमें डायग्राम्स थोड़ा सोचो, मैप सोचो, है ना, इंडिया का पॉइंट बताओ, लेटेस्ट एडिशन जो हो रहे हैं, राइट। दमन, दिस इज अगेन रियली गुड, यू आर वेरी सिंसियर एंड वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी नाइस। इसी तरीके से मोमेंटम मोटिवेशन बनाए रखना है। विजिबल इंप्रूवमेंट है, क्लियर इंप्रूवमेंट है, वेल डन। सी दिस इज सच अ गुड आंसर। रत्ना प्रिया, अगेन एक्सेलेंट आंसर। इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 4 ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो रत्ना प्रिया ने यहाँ मैप बनाया, जो स्टूडेंट मैप बनाता है उसका कॉपी अच्छा माना जाता है। दिस इज रियली गुड। प्रिंसी, अगेन सी द कॉपी, सो नीट एंड क्लीन, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ रही है इसको पढ़ने के लिए। डेवलप दिस हैबिट। समीर, दिस इज अगेन वेरी गुड। अब ये लैंग्वेज बंगाली है, मुझे बंगाली पढ़ना नहीं आता है, बट ये मैं इसका वो बता सकता हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसा है, लाइक दैट। तो सी आपने अच्छा लिखा है, डायग्राम्स वगैरह होने चाहिए, मार्जिन्स भी हैं 1 2 3 4, रोमन, दिस इज गुड। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट, अब मिक्स किया जा सकता है क्या बंगाली और इंग्लिश, इसको कंफर्म करो। देन एग्जाम्पल्स दिए हैं, अंडरलाइन दिया हुआ है, कुछ स्कीम्स के भी नाम दिया हुआ है, गुड, वेरी गुड। Ratna Priya, this is again very, very nice. See, salient features, wonderful. So, learn the art of writing answers, presentation. अब देखो सृष्टि, आज का मैप कितना अच्छा हुआ, ये और बेटर होगा। इंडिया और ये जो एरिया है ना, इसको थोड़ा और बेटर करो, दिस। तो ये इंडिया का मैप भी थोड़ा और बेटर करें। मैप हमें कभी भी एक ही लाइन पे नहीं बनाना है, उसको ब्रेक करते जाओ, ऐसे छोटा छोटा लाइन बना के ब्रेक करो तो ज़्यादा बेटर बनता है। ओके, सी प्रैक्टिस, दिस इज सो गुड, दिस इज सो गुड। द नंबर 1 रीजन स्टूडेंट्स अच्छा नहीं कर पाते, उसका रीजन होता है वो प्रैक्टिस नहीं करते। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें, आप इसको 1 महीने तक कंटिन्यू करो, आपको विजिबल इंप्रूवमेंट नजर आएगा ओवरऑल स्टडी में अपनी, नॉट ओनली आंसर राइटिंग, ओवरऑल देखना आपको बहुत फील गुड होगा। दिस इज गुड। क्रिटिकली एग्जामिन, फ्रेंड, अब देखो ये कितना अच्छा स्टाइल है। दिस इज गुड, 1 2 3 4। तो हमने पढ़ा, उसको लिखा, टॉपिक वैसे ही तैयार हो गया हमारा। सुमन, दिस इज, अब सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, दिस वंस वेरी गुड सुमन। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अपनी ओरिजिनलिटी चेंज मत करो, बहुत कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट आपको है भी नहीं, बस अपना नॉलेज एनरिच करो, लिखो रोज, आप रूटीन में रहोगे और कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आरती, दिस, अब आरती ने भी मैप ड्रॉ किया, अब देखो कितना अच्छा मैप है, वेरी नाइस, वेरी गुड। आरती, आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, कंटिन्यू। देन व्यावसायिक शिक्षा कौशल, वेरी गुड, दिस इज पुनीत, बहुत अच्छा है, अपने हिंदी इंग्लिश दोनों गुड लिखा। अब यहाँ पे हम एक मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं और थोड़ा डायग्राम्स और फ्लो चार्ट बनाते हैं, बहुत अच्छा है, कंटिन्यू करो इसे। सी, ये ऐसा कट नहीं करना है। पॉइंट्स आर रियली गुड, सी दीज पॉइंट्स आर क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया, वेरी नाइस। एससीओ का इंपॉर्टेंस बताया, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। देन दिस इज सेकंड क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छे से बताया है, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट क्यों होना चाहिए। शुभांगी, अर्न वाइल यू लर्न, अब इसमें टैलेंट दिखाना था, इनोवेटिव बातें करनी थी विद इन द सिलेबस। नीड स्कीम की क्यों, तो हमने सिस्टमेटिकली बताया, पहले ज़रूरत क्यों है, फिर नीड क्यों है, फिर गवर्नमेंट मेजर्स, वेरी गुड। आपका हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा है, बहुत नीट एंड क्लीन है। सी, अब देखो ये स्टाइल देखो, तो प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है, लर्न दिस थिंग। नेचुरल रिसोर्सेज, चैलेंजेस, स्ट्रक्चर करो, वेरी गुड। डायग्राम्स इंपॉर्टेंट, अब देखो अयान का कॉपी भी देखो कितना अच्छे से लिखता है, एससीओ, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डायग्राम, सो गुड। चैलेंजेस, तो लर्न दिस थिंग। ये चीज़ शुरू में डिफिकल्ट लगेगी, बट बाद में आप हैबिचुअल हो जाओगे, रियल एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा। मंताशा की कॉपी भी देखो, सो गुड। दिस इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे 1 2 3 4 बताया, फिर एससीओ के बारे में बताया, फैंटास्टिक, वेरी गुड। एससीओ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिगार्डिंग योर कमेंट्स ऑन यूट्यूब, सो ये भी आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, दिस इज वंडरफुल। नरेश, वेरी नाइस। राम नरेश ने सारे आंसर्स किए इंक्लूडिंग सी सेट, वंडरफुल, वेरी गुड। IS, मिस IS, वेरी गुड। Raj, 44 labor code, then Kirti, so systematic, very good, this is C set, सारा सॉल्व किया है यहाँ पे, excellent. चंदन, very good. मजूली आइलैंड, सौम्या, साक्षी, again awesome consistency, awesome quality.
UNSC, वेरी गुड। सी द एक्स्ट्रा जो चीज़ें हमें लर्न कर रहे हैं यही चीज़ काम आती है, ये वन वे नहीं होता है। You have to study and you have to digest what you are studying. So this is good. Application, very good, Sakshi. See, code on wages, such crisp and concise, precise notes, very good. ADR के mechanism है, संपदा योजना, very good. Harjinder, this is again fantastic. 4 labor codes. Sameer, very good. Majuli Islands, 4 codes, very good, Raj. And this Majuli, Ratnapriya, Sampada, very good. This is again fantastic. vocab हो गया, and this is Sundar, very good. Amresh, Nandini, and Gayan, Daman, Naresh, and Sami, fantastic. Okay, so now let us come to the Hindu newspaper. फर्स्ट जो न्यूज़ है इसमें बहुत बॉदर नहीं करना है हमें, श्रीलंका ये सब इंटरनल मैटर है, हम इसमें ज़्यादा कुछ कमेंट्स नहीं देंगे। देन दिस इज IITM रैंक्ड कंट्रीज टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम में हम देख रहे हैं रैंकिंग कैसे हो रही है, उनका क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे बेटर किया जाए, हेल्दी कंपटीशन आ रहा है, गुड। तो IIT मद्रास ने फिर से टॉप किया है, JNU, जामिया मिलिया, इनको भी रैंक मिला है NIRF लिस्ट ऑफ बेस्ट वेयर सिटीज मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज लाइक दैट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को फिर से टॉप किया है इसने, और इसके बाद रैंक आया है ISC बेंगलुरु और IIT बॉम्बे का। ये रैंकिंग दी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में। इसके अलावा ये सारी यूनिवर्सिटीज़ का भी यहाँ पे नाम है। टॉप 5 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में एम्स है, PG इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। देन IIMs हैं यहाँ पे, तो अलग अलग हेड के अंदर है, मैनेजमेंट के अलग हैं, टेक्नोलॉजी के अलग हैं, मेडिकल के अलग हैं, लाइक दैट। तो ये 7th कॉन्जिक्यूटिव एडिशन है NIRF का। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को ये रैंक करता है, रैंकिंग प्रोवाइड करता है, और इससे गेज हो जाता है कि प्रोग्रेस, डायरेक्शन, एजुकेशन किस जगह जा रहा है। 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, 7 सब्जेक्ट डोमेन्स होते हैं, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर एंड डेंटल। तो इसमें ये रैंकिंग की जाती है। एक होता है टर्म एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन मतलब उसको मान्यता प्राप्त है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका इवैल्यूएशन होता है 5 पैरामीटर्स में, जैसे वहाँ की टीचिंग कैसी है, वहाँ पे लर्निंग एंड रिसोर्सेज कुछ है या नहीं है, रिसर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रोफेशनल है या नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद क्या आउटकम है, आउटरीच है या नहीं है इंडस्ट्री में, एंड इंक्लूसिविटी है या नहीं है, और परसेप्शन क्या है। ये 5 नाम याद रख लो। तो अब क्या होगा, जैसे किसी GS के आंसर में हमें बोलना होगा एजुकेशन सिस्टम को हम कैसे असेस करें, आप यही पॉइंट्स बता दो वहाँ पे कि वहाँ पे टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्स, रिसर्च, प्रोफेशनल, ग्रेजुएशन, आउटकम, आउटरीच, इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। तो सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। ये चीज़ और कहीं नहीं आती है जिस तरीके से न्यूज़पेपर में कम एफर्ट्स में डेली रूटीन पे हम गेन करते हैं। सो न्यूज़पेपर इज़ अ मस्ट थिंग। अब देखो, यही चीज़ एक्चुअली मेंस में भी काम होगा, जैसे आज भी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में हम देखेंगे ये कैसे हेल्प करती है चीज़ें। अब देखो, NIRF रैंकिंग है, 2 एक्रेडिटेशन सिस्टम है, एक NASC और NBA था, इनको मर्ज करने की बात हो रही है, मर्ज हो जाएगा, देन वी विल फर्दर टॉक अबाउट इट। देयर विल बी अ सिस्टम फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ स्कूल्स इन द कंट्री, मतलब स्कूल एजुकेशन में भी एक एक्रेडिटेशन, एक स्टैंडर्ड, इन सब की रैंकिंग का बात है। तो ये पाइपलाइन में है, लेट अस सी। फिलहाल के लिए ये कंट्री का टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में IIT मद्रास का है, एंड दिस इज द रिपोर्ट कार्ड, Ministry of Education National Institutional Ranking Framework. This is the ranking. Okay. So this is the first news. अब सेकेंड न्यूज़ है फ्लड का फ्यूरी। 57-year-old ब्रिज गोदावरी रिवर में क्लोज हो गया है बिकॉज हैवी फ्लडिंग हो रहा है भद्राचलम टाउन इन तेलंगाना, फ्लडिंग। Then this is music is the best medicine. There is no doubt about that. So this is the front page of the Hindu. Next है, this is page number 3. यहाँ पर बात है felicitated. चीफ गेस्ट हैं मिस्टर सूद, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। एक ओपन इनोवेशन चैलेंज हैकाथॉन हुआ 2022 और वहाँ पे ऐसे फेलिसिटेट किया। ये हैकाथॉन का मतलब क्या होता है कि आपसे कुछ हैक करवा रहे हैं। व्हाट इज दिस हैकाथॉन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हैकाथॉन?
टेल समथिंग अबाउट हैकाथॉन। ऐसे बहुत सारे हैकाथॉन गवर्नमेंट कराती है यंग टैलेंट्स को, यंग माइंड्स को, डिफरेंट एक्सपर्ट्स डिफरेंट फील्ड से। हैकाथॉन, व्हाट इज अ हैकाथॉन? आंसर। Then this is Assam Arunachal chief ministers agree to border realignment based on 1960 papers. This is a good news, very good news. Why? Because state reorganization होता है, कई बार states में disputes हो जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका भी लड़ रहे थे कुछ जिलों के बारे में कि वो जिले किस राज्य में होने चाहिए। तो सिमिलरली असम और अरुणाचल में भी disputes थे बॉर्डर शेयरिंग का। बट द गुड थिंग इज जो सबको सीखना चाहिए बाकी राज्यों को, कि इन्होंने पीसफुली और अमेकेबली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये चीफ मिनिस्टर लेवल मीटिंग है अरुणाचल और असम का, और यहाँ पे दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने मिलके साइन किया नामसाई डिक्लेरेशन अरुणाचल प्रदेश। तो एक बाउंड्री लाइन जो 29 टोपो शीट्स का है, हाई पावर्ड कमेटी 1960 ने बनाया था, उसके बेसिस पे अरुणाचल और असम की बाउंड्री यहाँ पे रिजॉल्व की जा रही है। तो प्रेजेंट डे अरुणाचल प्रदेश है 1987 में आया था। इससे पहले ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट ऑफ असम होता था एज एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर इसको फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया गया 1987 में और रीनेम किया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी से इसको। दिस ब्रॉट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल 1954 में आया था ये। 1987 में आज का प्रेजेंट डे मॉडर्न अरुणाचल प्रदेश आया। ओके, लेट अस डू वन एक्सरसाइज। हमारा स्पेशली जो आज के राज्य हैं 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं, इनकी एक जर्नी ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। आप बस विकिपीडिया पेज ओपन करो, स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुआ इंडिया में उस जर्नी को ट्रेस करो। जैसे प्राइमरली पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने सबको इंटीग्रेट किया। फिर 1956 में पहला रीऑर्गेनाइजेशन 56 में, क्योंकि स्टेट्स में बहुत डिमांड्स भी आ रही थी, कुछ रीजनल एस्पायरेशंस थे, कुछ लिंग्विस्टिक बेसिस भी थे। जेवीपी कमेटी आई, धर कमेटी आई, फिर इस तरीके से बात हुआ कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए। क्राइटेरिया एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का, बट एट टाइम्स लोकल एस्पायरेशंस को भी कंसिडर किया जाता है। इंडिया इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स का, तो राज्यों को हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, राज्यों को ऑल्टर भी कर सकते हैं, उसका नेम, बाउंड्री एटसेट्रा। सो दिस इज दिस बिकॉज इंडिया एक काइंड ऑफ क्वाजी फेडरल है, इंडिया कंप्लीटली फेडरल स्टेट नहीं है। ओके, तो लेट अस ट्रेस द जर्नी। जैसे 1956 में कुछ स्टेट्स आए, फिर ग्रेजुअली इस तरीके से नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ते जाएंगे। कुछ स्टेट्स फिर यूटी से स्टेट्स फुल स्टेटहुड मिलेगा। ऐसे 28 स्टेट्स और 8 यूटी की मॉडर्न डे जर्नी तक आप इसको ट्रेस करो। दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। ये करते ही आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फौज को बुलाया गया है बिकॉज फ्लड वर्जन हो रहा है भद्रचालम में। अ फिल्म पर्सनैलिटी पार एक्सलेंस, आप एक्टर डायरेक्टर प्रताप पोथन लेफ्ट मार्क ऑन तमिल एंड मलयालम सिनेमा। अ फिल्म पर्सनैलिटी पार एक्सलेंस। देन सी मंकी पॉक्स, केरला में हाई अलर्ट हो रहा है। तो ये कुछ बातें हैं। इन्वेजन 0 से 5 डे इसका है। फीवर, हेडेक, ये सारी चीज़ें हो रहा है। स्किन इरप्शन हो रहा है। और ये एनिमल टू पर्सन है, जूनोटिक है। एनिमल बाइट स्क्रैचेस से होता है, इन्फेक्टेड एनिमल वगैरह। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल हाउ इट स्प्रेड्स। केरला में इसके केसेस आने लग गए। देन दिस इज एडिटोरियल। अब ये ऐसा एडिटोरियल है, इसकी एक एक लाइन पढ़ना है। डेफिसिट डाउट्स, बिकॉज इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे एडिटोरियल में इंडियन इकोनॉमी का ब्यूटीफुल कमेंट्री दिया हुआ है। हर चीज़ बहुत अच्छे से बताया एक्चुअली में आज क्या चल रहा है। तो देखो, इकोनॉमी पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ट्रेडिशनल इकोनॉमी मतलब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो, उसको महीनों तक पढ़ते रहो। ये जो काम आएगा ये आपके एकेडमिक्स में काम आ सकता है, तो ये एकेडमिक्स वाली किताब है। दूसरा होता है एग्जाम वाली इकोनॉमी। एग्जाम वाली इकोनॉमी में यू हैव टू बी लिटिल बिट स्ट्रीट स्मार्ट। आप जैसे हम जो हमारा प्रीलिम्स में अभी कोर्स चल रहा है, 5-6 क्लासेस ही हुई है, उसमें आप देखो पहले हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इकोनॉमी क्या होती है, देन पॉवर्टी क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या होती है। तो द पॉइंट इज ये एक बेसिक फैमिलियरिटी हो, ये राउंड 1 होगा। सेकेंड राउंड में आप इसके और जो कीवर्ड्स वोकैबुलरी आपने पढ़े इसको कंसोलिडेट कर लो, ये राउंड 2 होगा। और राउंड 3 में गो आफ्टर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सॉल्व एमसीक्यू, सॉल्व एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल। तो ये राउंड 3 हमारा जनवरी में आएगा, अभी नहीं। सो ये तरीका होता है इकोनॉमिक्स पढ़ने का।
और इकोनॉमिक्स एक बार बेसिक्स आप जान लो, उसके बाद इट इज़ ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, बिकॉज इकोनॉमिक्स इतना तेज़ी से बदल रही है। आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे, वो अगले महीने इररेलेवेंट हो जाएंगे, बिकॉज इकोनॉमी में अभी बहुत अनसर्टेनिटी है। अभी अगर कुछ अनटूवर्ड हुआ, यूएस रिसेशन आया, वॉर का कुछ सिचुएशन हुआ, तो इकोनॉमिक सर्वे भी जो है वो जंक हो जाएगा। ओके, सो दिस इज न्यूज़पेपर इज द बेस्ट वे टू स्टडी इकोनॉमिक्स। डेफिसिट, डाउट्स। अब देखो, डेफिसिट का मतलब पता है, डाउट्स का भी मतलब पता है। फ्रेटिंग अबाउट करंट अकाउंट डेफिसिट, अब कल हमने पढ़ा था करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। सो यू हैव टू बी रेगुलर। हर दिन हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा। कल हमने करंट अकाउंट डेफिसिट पढ़ा, अब इस पे एनालिसिस देखेंगे। सो फ्रेटिंग अबाउट करंट अकाउंट डेफिसिट इज वारंटेड, फिस्कल स्पेस मस्ट बी रीअसेस्ड। ये पूरा पैराग्राफ में पढ़ाऊंगा, आर्टिकल बहुत अच्छा है ये। लेटेस्ट रिव्यू हुआ इकोनॉमी का, एनकम पास किया अभी जुलाई 10 पे, तो रिव्यू होना चाहिए टाइम टू टाइम, किस डायरेक्शन में इकोनॉमी जा रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री सैंग्वाइन है। अब देखो, वोकैबुलरी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सैंग्वाइन है मतलब काइंड ऑफ ऑप्टिमिस्टिक है हम। इंडियाज इकोनॉमिक रिकवरी एंड हैज असर्टेड मेजर मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क हैव सबसाइडेड ओवर द पास्ट 6 वीक्स। तो हम इकोनॉमिक रिकवरी के लिए सैंग्वाइन है, ऑप्टिमिस्टिक है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक है, मैक्रो इकोनॉमिक मतलब कंट्री लेवल का, उसमें जो भी रिस्क है वो सबसाइड हो जाएगी, कम हो जाएगी ओवर द पास्ट 6 वीक्स। तो वी आर ऑप्टिमिस्टिक। गवर्नमेंट कॉशियस भी है, ऑप्टिमिज्म भी है, बट कॉशियस है, हम थोड़ा कॉशियस भी हैं, बिकॉज वी डोंट नो कल क्या हो सकता है। कॉशियस ऑप्टिमिज्म is tinged with impending concern of a speedier tightening of monetary policy by the USA। अब USA monetary policy टाइट करेगा तो हमें डिफिकल्टी होगी, हमारा लिक्विडिटी प्रॉब्लम होगी। फेडरल रिजर्व एंड द रिजल्टेंट डिप इन एसेट मार्केट, स्टॉक मार्केट जाएगा, डिफिकल्ट होगा। तो इससे क्या होगा, विच कैन मार सेंटिमेंट एंड कंजम्पशन। अब इकोनॉमी इज मोर अबाउट सेंटिमेंट्स। जब आप खुश रहते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें करोगे, पैसे खर्च करोगे। दुखी होते हो तो आप कंजम्पशन भी बंद कर देते हो, एक्सपेंडिचर भी बंद कर देते हो। तो इकोनॉमी इज़ नॉट अबाउट ओनली नंबर्स, इकोनॉमी में ह्यूमन वैल्यूज़ भी आती है, जैसे कि सेंटिमेंट्स हुआ, एट्सेट्रा। टॉप ऑफ पर्टिनेंट जियो पॉलिटिकल स्ट्राइफ है, यूक्रेन क्राइसिस है, बट इंटरेस्ट रेट हाइक करना ज़रूरी था। टू कर्टेल द आउटफ्लो ऑफ डॉलर मेजर्स लेना ज़रूरी है, ये सेंट्रल बैंक ने किया। तो इकोनॉमी को अभी बहुत पैसे की ज़रूरत है, लिक्विडिटी होना चाहिए, बिकॉज रिस्क है अभी, इकोनॉमी अभी डिफिकल्ट कंडीशन में, कोविड-19 एंड एटसेट्रा, डिफिकल्ट सिचुएशन, बट उससे हो रहा है इन्फ्लेशन, तो इंटरेस्ट रेट हाइक करना ज़रूरी हो गया। और अब क्या हो रहा है, डॉलर का आउटफ्लो होगा, बिकॉज डॉलर का ज़्यादा वैल्यू यूएसए में मिलेगा, तो इंडिया से पूरे डेवलपिंग मार्केट्स जो है वहाँ से डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है, तो जैसे रुपी वीकन हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ डॉलर। सेवरल स्टेप्स गवर्नमेंट ने जैसे लिया, इम्पोजिशन किया विंडफॉल टैक्सेस। विंडफॉल मतलब एक टर्म होता है जब बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेनिफिट मिल गया बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस, तो वहाँ पे विंडफॉल गेन होता है। ये लाइक वन टाइम ही होता है, रेगुलर गेन नहीं होता, ये विंडफॉल गेन। हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, और फॉरेक्स ड्रेनर जैसे गोल्ड है हैव बीन क्रेडिटेड फॉर लिफ्टिंग सम ऑफ द डार्क क्लाउड्स ओवर द इकोनॉमी। डार्क क्लाउड्स मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन थोड़ी कम हुई। क्यों कम हुई? क्योंकि डॉलर का आउटफ्लो हो रहा था, बट गवर्नमेंट ने क्या किया, गोल्ड इंपोर्ट कराते हैं तो गोल्ड पे ड्यूटी बढ़ा दिया, तो गोल्ड का इंपोर्ट कम हुआ, डॉलर का खर्चा कम हुआ। फिर विंडफॉल टैक्सेस ऑयल वगैरह में किया, और जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स ड्रेनर है, मतलब जैसे फॉरेक्स हमारा काफ़ी कम हो गया है, $580 तक आ गया, कहाँ 642 था। तो फॉरेक्स ड्रेनर है, जहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं हमारी जेब से, उन चीज़ों पे कटौती की है, तो उसके कारण जो डार्क क्लाउड्स हैं वो थोड़े कम हुए। एक्साइज ड्यूटी पे कट किया पेट्रोल एंड डीजल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, एक्साइज प्रोडक्शन ड्यूटी पे। मिनिस्ट्री ने कहा कि इससे इन्फ्लेशन भी कम होगा। Believes India's fiscal math for the year will not unravel thanks to the recent tax levy। हेल्दी जीएसटी आया है, हेल्दी जीएसटी आया है तो गुड, मतलब सरकार के पास पैसा आया, तो कुड गेट हेल्दियर एट सम जीएसटी रेट्स जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो देखो, हमको इकोनॉमिक डिफिकल्टी से बाहर निकलना है तो दो चीज़ करनी पड़ेगी। पहला तो खर्चे कम करो, तो हमने डॉलर पे चेक लगा दिया, ऐसे करके चेक लगाया, इंपोर्ट पे चेक लगाया, लाइक दैट। दूसरा, इनकम बढ़ाओ, तो इनकम के लिए जीएसटी में ज़्यादा अब कलेक्शन आ रहा है, तो पैसे की इनकम बढ़ाओ, खर्चे पे कटौती करो, तो अपनी फिस्कल हेल्थ अच्छी हो जाएगी।
इंडस्ट्रियल मेटल की प्राइसिंग देखो 16 महीने लो पे है। फूड आइटम्स फॉलिंग ऑफ देयर पीक्स, क्रूड ऑयल भी डिसेंड हो रहा है बिकॉज रेसेशन भी बात चल रही है डेवलप्ड नेशंस में, तो इससे महंगाई में थोड़ा कमी आएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फूड एंड एनर्जी प्राइसेस में भी कमी आ रही है। इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, एनर्जी इन्फ्लेशन जो है वो पुश हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट कल देखा डिटीरियोरेट हुआ बिकॉज इंपोर्ट महंगा हो रहा है और एक्सपोर्ट हम कर नहीं पा रहे, मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज में भी। तो द आइडिया इज वी नीड टू कीप अ हेल्दी वॉलेट, वॉलेट में पैसे होने चाहिए। इन्फ्लेशन है, ग्रोथ है, करंट अकाउंट बैलेंसेस है, फिस्कल मैनेजमेंट और रुपी का डेप्रिशिएशन भी हो रहा है। तो ये सब क्या होते हैं, मैक्रो पैरामीटर्स कहलाते हैं। मैक्रो, मैक्रो मतलब इन्फ्लेशन, ग्रोथ, सीएडी, फिस्कल एंड रुपी। इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है सीएडी को करेक्ट करना है बिकॉज बहुत कम होता, वाइडन हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। देन एक विशियस सर्कल चालू हो जाता है यहाँ पे, जिससे हम, जैसे श्रीलंका के साथ हुआ, तो उससे हमें बचना है। एक्सपोर्ट को हम बढ़ाएं और जो इंपोर्ट है उसको कम करने की कोशिश करें, हम रिप्लेसमेंट ढूंढें उसका, ताकि सीएडी हमारा मेंटेन रहे। और रुपी को भी हम बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर सकते हैं, डेप्रिशिएट होने से बचाएं। ऑल्दो डायरेक्ट इंटरवेंशन होता नहीं है, आरबीआई केवल कुशन करने की कोशिश करती है, तो इससे सीएडी बेटर हो सकता है। सीएडी 2.7% जीडीपी हो गया है। डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी स्लो डाउन दिख रहा है, तो वहाँ डिमांड नहीं आ रही, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अब शेल ऑयल सप्लाई भी पिकअप हो रहा है, क्रूड ऑयल भी कम होगा, तो ओवरऑल थोड़ा बेहतर होना चाहिए, मे इम्प्रूव। फिस्कल डेफिसिट इज नॉट अ कंसर्न, टैक्स रेवेन्यूज में इनफैक्ट, कि बजट टैक्स कलेक्शन होना चाहिए। टैक्स रेवेन्यू इज इनफैक्ट अ कंसर्न, टैक्स कॉम्प्लाइंट सोसाइटी होना जरूरी है। तो बजट एस्टिमेट्स अगर नहीं होगा तो पैसे नहीं होंगे। इन्फ्लेशन को हमें टेम करना है, फिस्कल कैपेसिटी जो है उसको रिव्यू करना है, ग्रोथ को रिव्यू करना है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट जो इन्फ्लेशन के है उसको ओवरकम करना है। इंटरेस्ट रेट, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे जो हाई हुआ है, जैसे अभी रेट हाइक भी किया है टू टेम इन्फ्लेशन, इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, ग्रोथ हैम्पर होगा। सो वी नीड टू वॉक अ वेरी टाइट रोप, जिससे इकोनॉमी को इस डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस से हम नेविगेट कर पाए। तो दिस इज डाउट्स, डेफिसिट डाउट्स। इस आर्टिकल को एक बार और पढ़ना। टाइम फॉर विजिलेंस है, यहाँ पे लिखा है टेस्टिंग एंड बिल्डिंग हो, बिकॉज ये जो कोविड-19 था, मंकी पॉक्स है, केसेस बढ़ रहे हैं। यहाँ जो आर्टिकल है वो हैप्पीमॉन जैकब साहब ने लिखा है। यहाँ पे जो बातें लिखी है वो ये है कि यूरोप अब अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने वाला है। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तो यूरोप ऑल्दो जीता, जैसे ये विक्टोरियस कंट्रीज थे, फ्रांस, यूके एट्सेट्रा, बट ये बहुत ज़्यादा वीकन हो गए थे। और नए जो सुपर पावर्स बने वो बने यूएसए और यूएसएसआर, और यूरोप इनके बीच ऐसे सैंडविच हो गया। तो यूरोप इस पूरे ड्यूरेशन पे इंस्टीट्यूशंस पे काम करेगा, वेलफेयर पे काम करेगा, बहुत ज़्यादा आर्म्स और वॉर इनकी बातें नहीं करेगा। जैसे जर्मनी ने बजट ही नहीं रखा वेपन्स एट्सेट्रा का। बट अब क्या होता है, 2020 आते आते यूएसए की अपनी खुद की प्रायोरिटीज़ होगी, तो वो उस टाइप का पुलिस या फिर उस टाइप की शील्ड प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है यूरोप को। और अभी जैसे यूएसएसआर के साथ भी फाइट हुआ, नेटो में भी ये बात आता है कि ये जो यूएसएसआर के साथ फाइट है वो यूएसए की फाइट है। तो तभी जो जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, ये इतना ओपनली यूएसएसआर से, रशिया से फाइट के मूड में नहीं थे, बिकॉज यूरोप को पता है वॉर का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं। जिस जगह वॉर लड़ी जाती है वहाँ पे कोलेटरल डैमेजेस होते हैं। सो यूरोप भी अब यूरोसेंट्रिक होने की कोशिश करेगा, ऐसा यहाँ पे कुछ इंसाइट्स है। इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, बिकॉज आज की डेट में यूरोप उतना स्ट्रांग नहीं रहा जितना पहले था। अभी चाइना आ गया है, इंडिया आ गया है, यूएसए है, सो मल्टीलेटरल वर्ल्ड बन रहा है और अफ्रीका भी स्ट्रांग होता जा रहा है। तो यूरोप के लिए ये जो रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस है, काइंड ऑफ रिमाइंडर की तरह लेगा यूरोप, और यूरोप फिर से खुद को बिल्ड करने की कोशिश करेगा। वॉर इकोनॉमी और वेपन इकोनॉमी भी अब यहाँ पे इसका एक रैट रेस पॉसिबल है। सो दिस इज इम्पैक्ट ऑन इंस्टीट्यूशन इन यूरोप, यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड। बाकी हमारे जयशंकर साहब ने तो कहा है कि यूरोप को भी जो अपना कॉलोनियल माइंडसेट है उससे बाहर आना चाहिए। यूरोप को ऐसा लगता है कि यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, और वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। तो इस माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 यूरोपियन कंट्रीज ने फाइट किया, यूरोप फॉट हुआ और पूरा वर्ल्ड पेड द प्राइस। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, अगेन आपस में लड़े, हमने प्राइस पे किया। वर्ल्ड वॉर 3 हो रहा है, देन अगेन दे आर फाइटिंग एंड हु इज पेइंग द प्राइस? वी आर पेइंग द प्राइस। सो दिस इज दैट। स्टैम्प आउट दिस हेट स्पीच मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क। इस हेट स्पीच का हमें कभी भी पार्ट नहीं बनना है।
जो क्रिएटर है, जिसने ओरिजिन किया है, वो रेस्पॉन्सिबल है। वो लोग भी रेस्पॉन्सिबल हैं जो इसको कंज्यूम कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, पॉपुलर कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। सो इट इज़ अवर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कि सच टाइप ऑफ हेट जो है, हेट है, इसको हम क्रश करें। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी टू सर्वाइव, एंड जुडिशरी भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्क है, और एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें यहाँ पे जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। फिशिंग इन अनसर्टेन वाटर, बैन ऑन धरनाज इन पार्लियामेंट। ओके, देन दिस इज दलाई लामा जी। अब सी दलाई लामा जी ने यहाँ बात बहुत अच्छा मैसेज दिया है। इंडिया एंड चाइना आर मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज एंड नेबर्स, देर इज नो पॉइंट इन फाइटिंग विद ईच अदर। सूनर और लेटर यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व करो, बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो है उसको सॉल्व करो, टॉक्स करो, पीसफुल मैनर में करो। फाइटिंग का कोई फ्यूचर नहीं है। सो टॉक्स एंड पीसफुल मैनर से प्रॉब्लम सॉल्व करो। देन दलाई लामा जी ने कहा यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स अब आउटडेटेड हो गया है, मिलिट्री फोर्स से विक्ट्रीज नहीं जीती जाती है। देयर हैज टू बी सर्टेन सॉफ्ट पावर, टॉक्स एंड पीसफुल मीन्स होना चाहिए। तो दिस इज दलाई लामा जी। देन गांधी जी म्यूजियम ब्रिंग्स आउट मैगजीन ऑन सावरकर, बांग्लादेश ऑन पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। बांग्लादेश इज डूइंग रियली गुड, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, इकोनॉमी हो, वेरी वेल। 36 रफेल डिलीवर हुए इंडिया। नाउ सी, टाइम पे होना काम अच्छा काम माना जाता है। अब बहुत अच्छी चीज़ें प्लान कर रहे हो, बट अगर वो टाइम पे नहीं हो रहा है तो वो उसका वैल्यू आफ्टर सम ईयर्स वो लॉस्ट हो जाएगा। 2016 में हमारा अग्रीमेंट हुआ, 2021-22 मतलब विद इन 5-6 ईयर। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइमलाइन जब इतने बड़े प्रोजेक्ट की बात करें। तो रफेल डिलीवर हुआ। यही चीज़ हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो भी जैसे तेजस वगैरह सब ऑन टाइम हम उसको स्पीड से डेवलप करें और डिलीवर करें। इंडिया चाइना मिलिट्री टॉक्स जुलाई 17 पे है। एंड इंक्रीज अनियन स्टॉक टू रेगुलेट प्राइसेस। अब जैसे देखो ये कहाँ यूज़ कर सकते हो, कोई केस स्टडी है जिसमें लिखा है बफर बनाना है, शॉर्टेज ऑफ लाइक सप्लाईज हो रहा है, यूज दिस एज अ आंसर, एज अ पॉइंट। देन इंडिया बेलारस टू बी न्यूएस्ट एससीओ मेंबर। तो एससीओ में इंडिया, ईरान और बेलारस को नया अभी मेंबरशिप मिल रहा है। तो चाइना, रशिया, 4 सेंट्रल एशियन स्टेट्स, कजाक, किर्ग, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान ने एससीओ बनाया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया एंड पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया। लास्ट ईयर दुशानबे में ईरान को भी ज्वाइन करने की बात थी, और बेलारस का मेंबरशिप प्रोसेस भी अभी चालू हो गया। तो दिस इज एससीओ, इंडिया इसका मेंबर है। दिस इज इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका अगला समिट इंडिया में होगा, वाराणसी में। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बड़े अच्छे से पढ़ना, इससे सवाल आएगा। टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। देन बाइडन एंड दिस इज MBS सीक टू रीसेट रिलेशन। अब देखो सऊदी भी अब चेंज हो रहा है, बिकॉज पहले सऊदी को प्रोटेक्शन मिलता था यूएसए का, अब वो बात नहीं रही। तो यूएसए भी वर्ल्ड पुलिस के रोल से विड्रॉ कर रहा है। तो सऊदी भी अब खुद को चेंज कर रहा है, सऊदी भी खुद को चेंज कर रहा है। तो सऊदी में भी अब जैसे यूरोप में है, वो भी इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहा है, वेपन्स एटसेट्रा। तो सऊदी की देखो चाइना से भी अब प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है, इजराइल से भी बढ़ रही है। सो वर्ल्ड अफेयर्स ऐसे चेंज हो रहे हैं। अब सी बाइडन का ऑल्दो यहाँ पे विजिट है, बट देर आर सर्टेन फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। देन कंसर्न्स जो हैं वो यहाँ पे हुआ। अब देखो सर्टेन फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जैसे बाइडन है, बाइडन इज फ्रॉम से डेमोक्रेट यूएसए, और बाइडन एंड MBS के पहले रिलेशन अच्छे नहीं रहे, बट स्टिल दे आर टॉकिंग। बिकॉज अब बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, वो है जैसे गैस प्राइस का राइज होना। ईरान जो है वो न्यूक्लियर बन रहा है, वो एग्रेशन दिखाएगा तो सऊदी ब्लॉक को यूएसए की हेल्प चाहिए होगी, और सऊदी अरेबिया सीक्स टू बोल्स्टर इट्स सिक्योरिटी टाइज विद द यूएसए। सो दैट इज वाई सऊदी एंड दिस UAE ब्लॉक इजराइल के साथ भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा है। तो सी इस तरीके से चीजें बदल जाती है। रियाद ओपन इट्स एयर स्पेस टू इजरायली फ्लाइट। अब सी पीपल यूज टू फाइट, इजराइल इधर है, सऊदी इधर है, दोनों में से टेंशंस होते थे, तो पीपल यूज टू फाइट। अब देखो दोनों कंट्रीज के जो हेड्स हैं एंड दे आर लाइक नॉर्मलाइजिंग फ्रेंडशिप एटसेट्रा। सो दैट इज वाई पॉलिटिकल स्पेस में ये चीज बड़ी, इट इज वेरी नॉर्मल थिंग। अनाउंसमेंट हुआ इंक्रीमेंटल स्टेप का, तो देखो सऊदी और इजराइल अब दोनों बड़े यहाँ पे क्लोजर टाइज होते जा रहे हैं इनके। देन दिस इज चाइनाज कोविड कर्ब रिटार्ड Q2 ग्रोथ, रुपी का स्लाइड, एक्सपोर्ट क्रेन, ओके, एंड BMW की नई बाइक ओनली एंड ओनली ₹2.85 लाख। देन दिस इज सेक्टर, ओके, एंड रणजी ट्रॉफी। So this is the Hindu newspaper. This is the Hindu newspaper.
Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.